मेरा नाम सानिया है। मैंने एक बहुत ही अमीर घराने में आंख खोली। बचपन से अपने आसपास दौलत की बहुत रेल पेल देखी। मेरे मुतालिक ये कहना गलत ना होगा कि मैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी। जिंदगी में किसी शय की कमी नहीं थी। हर बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती। बस कमी थी तो माँ बाप की तरफ से सच्ची मोहब्बत और तवज्जो की। मेरे माँ बाप दोनों ही एलीट क्लास से ताल्लुक रखते थे। दोनों की अपनी ही मसरूफियात थी और दोनों के पास ही मुझे देने के लिए वक्त ना था। दोनों के माबैन हमेशा नाचाकी पाई जाती, जिसका असर सबसे ज्यादा मेरे बाप के दिमाग पर होता और वो अक्सर ही डिप्रेशन का शिकार रहने लगा। लेकिन इन हालात में भी माँ को घर फुर्सत नहीं थी कि घर को तवज्जो दे। उन्हें तो अपनी पार्टीज और क्लब की मेंबरशिप अजीज थी। मेरी माँ का ये गैर संजीदा रवैया देख देख कर मेरे बाप का जहनी दबाव वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ने लगा और उसने नशा और अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ा दिया, जिसकी वजह से एक रात मेरा बाप दवाई की ज्यादा मिकदार लेने के बायस जान से हाथ धो बैठा। बाप के मरने के बाद चंद दिन तो माँ ने सब्र से घर में गुजारे, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से अपनी जिंदगी में मगन हो गई और मैं एक मर्तबा फिर से नौकरों के रहमो करम पर आ गई। यूं ही शबो रोज गुजारते हुए मेरे बाप को मरे हुए 5 साल गुजर चुके थे। मगर जब मेरी उम्र 16 साल की हुई तो मेरी माँ ने एक दिन मुझे बताया कि वो कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रही थी और 1 साल तक वापस आना मुश्किल ही है। माँ तो पहले ही ज्यादा तवज्जो और वक्त ना देती थी। मुझे उसके दूर जाने से भला क्या मसला हो सकता था। मैंने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना किया और रजामंदी दे दी। माँ ने जाने से पहले मेरा दाखिला शहर के महंगे तरीन कॉलेज में करवा दिया था और मैं अब कॉलेज की जिंदगी में मसरूफ हो गई थी। ये एक बड़ा कॉलेज था जहाँ लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, लेकिन मैं किसी से भी ज्यादा घुलती मिलती ना थी और अपने काम से काम रखती थी। कभी कभी मेरी माँ फोन करके खैरियत दरियाफ्त कर लेती तो अच्छा लगता था कि कम से कम उसने मुझे याद तो रखा है। कुछ दिन से कॉलेज में एक लड़का मेरे आसपास मंडलाने लगा था। मैं जहां जाती वो वहीं आ जाता और मेरे इर्द गिर्द ही रहता। मैं इन सबसे बेखबर नहीं थी, लेकिन उसे मुसलसल नजरअंदाज किए हुए थी। एक दिन वो क्लास में मेरे पास आकर कहने लगा कि उसे 2 दिन के लिए मेरे नोट्स चाहिए। उसने टीचर से इजाजत ले ली है। मैंने उसे चुपचाप अपने नोट्स पकड़ा दिए और खुद वहां से हट गई। नोट्स देने के ठीक 1 दिन के बाद मेरे घर पर एक अजनबी नंबर से कॉल आई जो उसी लड़के की थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, लेकिन इसके जवाब में वो लड़का मुझे बताने लगा कि मेरे नोट्स पर ही मेरे घर का नंबर लिखा हुआ था। और यूं मुझे याद आ गया कि मैं हमेशा अपनी नोटबुक्स पर अपना नंबर लिख देती हूँ कि अगर गुम हो जाए तो बर वक्त इत्तला मिल जाए। उसने मजीद कहा कि अगर मुझे नोट्स की जरूरत हो तो वो मेरे घर आकर दे जाए, क्योंकि उसका काम हो चुका था। मैंने उसे घर का एड्रेस दे दिया और कुछ ही देर बाद वो मेरे घर आ गया। थोड़ी ही देर बाद वो मेरे घर चला आया और मुझे मेरे नोट्स देकर चला गया। मुझे इससे अंदाजा हुआ कि वो लड़का बुरा नहीं है। मुझे उसके लिए थोड़ी सी नरमी दिल में रखनी चाहिए। उस दिन के बाद से मैं कॉलेज में, जो कभी किसी लड़की से भी घुलती मिलती ना थी, उस लड़के से बात करने लगी। मैंने उसे अपने वालिदैन के बारे में भी सब सच सच बताया हुआ था। कॉलेज में सभी लड़के लड़कियां हम दोनों की गहरी होती दोस्ती को नोट कर रहे थे, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि मेरी तरह उस लड़के का बाप भी जिंदा नहीं था और वो अपनी माँ के साथ ही रहता था। उसके बाप को मरे हुए अभी 1 साल ही गुजरा था। एक दिन उसने मुझे घर आने की दावत दी कि माँ से भी मिल लो और आज रात का खाना उन्हीं के हाथ का खाऊं। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। इस तरह मुझे मजीद उसे जानने का मौका मिल रहा था। मैंने फौरन हामी भर ली और शाम को उसके घर जा पहुंची। उस लड़के की माँ बहुत प्यार से मुझसे मिली। उसके मिजाज में ममता की सच्ची मोहब्बत घुली हुई थी, जिसे महसूस करके मैं अपनी माँ को याद करते हुए एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि खाना बनने में अभी कुछ देर है, क्यों ना मैं उसका कमरा तब तक देख लूं। मैं खुशी खुशी उसके कमरे में चली आई और उसकी एक एक चीज को दिलचस्पी से देखते हुए अचानक मेरी नजर उसके पलंग के साथ मौजूद मेज पर रखी हुई एक छोटी सी फ्रेम की जानिब भटक गई, जिसमें एक शख्स की तस्वीर मौजूद थी। मुझे मबहूत सा होकर तस्वीर को घूरते हुए देखकर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये तस्वीर उसके अब्बू की है, जो सालों पहले किसी हादसे का शिकार होकर वफात पा गए हैं। लेकिन मैं अब भी तस्वीर को बगौर देख रही थी, क्योंकि तस्वीर में मौजूद शख्स की शक्ल हूबहू मेरे बाप जैसी थी। चेहरे के काफी खदोखाल मेरे बाप से मुशाबियत रखते थे, जो कि मेरे लिए हैरान कुन बात थी। मैं शशोपंज में मुब्तला होकर रह गई थी। उस दिन मैंने बेदिली से खाना खाया और अपने घर वापस आ गई। रात देर तक मेरे दिमाग में वो तस्वीर ही गर्दिश करती रही कि कोई कैसे इतनी मुशाबियत दिखा सकता है
मैंने सुन रखा था कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग मौजूद होते हैं। शायद ये वही बात सच साबित हो चुकी थी। अगले रोज जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया तो मैंने उसे अपने बाप की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वो भी एक लम्हे के लिए कुछ बोल ना सका। लेकिन अगले ही लम्हे उसने जोरदार कहकहा लगाया कि चलो, हमारे दरमियान उनसियत की कोई वजह तो बनी, इस वजह से हम दोनों हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे। मैं भी उसकी बात को हल्के फुल्के मजाह में लेते हुए मुस्कुरा दी, और उस दिन के बाद हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। हम रोज मिलते और घंटों बातें करते। इस तरह ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला, और 1 साल भी गुजर गया। एक दिन मेरी माँ ने फोन करके मुझे बताया कि वो जल्द वापस आने वाली है और एक बड़ी मुश्किल में भी फंसी हुई है। माँ के लहजे से छलकती हुई परेशानी में महसूस करके फिक्रमंद हो गई कि न जाने क्या मसला होगा। बहरहाल वो मेरी माँ थी और उन्हीं की मेहनत से ये घर चल रहा था। मैं बेचैनी से माँ की वापसी के दिन गिनने लगी। आखिर 1 हफ्ते बाद मेरी माँ अपने वतन वापस लौट कर आई। मैंने नोट किया कि माँ पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं और मिजाज में भी काफी तब्दीली आई है। जहाँ पहले कभी आकर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाती थी, वहीं अब घर को और मुझे तवज्जो दे रही थी। मैं भी जिंदगी में पहली बार माँ की तवज्जो हासिल करके बहुत खुश रह रही थी। मैं कोशिश करती कि ज्यादा से ज्यादा वक्त माँ के साथ ही गुजारूं, ताकि इस तरह हम दोनों एक दूसरे के करीब रह सकें। एक दिन रात के वक्त जब मैं सोने से पहले अपनी माँ के पास बैठी हुई थी, तो माँ ने मुझसे अचानक पूछ लिया कि अगर वो मुझसे कोई बड़ी कुर्बानी मांगे तो क्या मैं दे सकती हूँ। मैंने बगैर सोचे समझे झट से कह दिया कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि ठीक है, फिर आओ मेरे साथ, और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुमने करना है। मैं उठकर अपनी माँ के साथ हैरान और तजस्सुस में मुब्तला सी चल पड़ी। माँ मुझे घर के पिछले अहाते में बने हुए क्वार्टर में ले आई और कतार में बने हुए क्वार्टर में से एक का दरवाजा खोलकर अंदर ले गई। अंदर जाकर जो मंजर मैंने देखा, उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और होशो हवास जाते हुए महसूस हुए। उस बोसीदा कमरे में जा बजा किसी छोटे बच्चे का सामान बिखरा हुआ था और एक चंद माह का नौमौलूद बच्चा झूले में सो रहा था, जो मेरे खटकने की असल वजह थी। इससे पहले कि बच्चे के मुतालिक मैं माँ से कुछ पूछती, मेरी माँ ने वो छोटा बच्चा झूले से उठाकर लाकर मेरी गोद में डाल दिया। बच्चा मेरी गोद में डालकर बगैर कुछ कहने का मौका दिए माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया कि तुम ये सबको कह दो कि ये बच्चा मेरा है और अपनी माँ की इज्जत बचा लो। मैं अपनी माँ की अजीब व गरीब फरमाइश सुनकर दंग रह गई। मैं तो एक कंवारी लड़की हूँ, मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं कि ये मेरा बच्चा है। मैंने अपनी माँ की जानिब बेयकीनी से देखा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, जिस पर उसने मुझे मजीद हल पेश करते हुए कहा कि मैं सबको ये कह दूं कि घर में अकेले रहने की वजह से मैं बोर होने लगी थी और ये बच्चा मैंने यतीम खाने से गोद लिया है, लेकिन बस मेरी इज्जत बचा लो। रात के उस पहर मेरे सामने गिरफ्तारी हुई मेरी माँ और गोद में पड़े हुए बच्चे को देखकर मुझे कुछ समझ न आई कि मैं क्या करूं। लेकिन अपनी माँ की इल्तजा के सामने मैं हार गई थी और मैंने बच्चे को अपनाने का फैसला कर लिया, जिससे मेरी माँ बहुत खुश हुई और हम दोनों बच्चे के साथ अपने कमरे में वापस आ गए। अगले दिन मेरा क्लास फेलो, जो कि मेरा दोस्त भी था, मुझसे मिलने आया तो मेरे पास एक बच्चे को देखकर हैरान रह गया। मैंने उसे बताया कि ये बच्चा मैंने अडॉप्ट कर लिया है, जिस पर वो कुछ नाराज हुआ। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि मसरूफ रहने के लिए मेरे पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन बच्चा पालना आसान नहीं है। मगर मैंने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि मुझे बच्चे पसंद है और मैं ये जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मैंने उसे 2 टोक जवाब दिया, जिस पर वो कुछ खफा खफा सा मेरे घर से चला गया। मैंने हर किसी को यही बताया कि ये बच्चा मेरा गोद लिया हुआ है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय कायम करते, लेकिन मुझे कुछ और ही फिक्र खाई जा रही थी। मैंने बच्चे की देखभाल के लिए एक मुलाजिमा रख ली और खुद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोगों को तो मैंने मुख्तलिफ हेले बहानों से चुप करवा दिया था, मगर अपने दिलो दिमाग का क्या करती, जो ये सोच सोच कर हर वक्त परेशान रहते कि आखिर असल में ये बच्चा कौन है, किसका है और इसका असली बाप कौन है। ये ऐसे सवाल थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी जानिब मेरी माँ एक मर्तबा फिर से अपनी पहले वाली जिंदगी में लौट गई थी। उसने वही चाल चलन दोबारा अपना लिए थे और मुझ पर तवज्जो फिर कम करते करते खत्म ही कर दी। वो बच्चे को मेरे हवाले करके जरूरत से ज्यादा ही बेफिक्र और आजाद हो गई थी, जिससे मुझे शक हो गया था कि इस बच्चे का ताल्लुक जरूर मेरी माँ से ही है। हो ना हो वो मुझसे जरूर कुछ छुपा रही थी, लेकिन मुझे मालूम करना था कि आखिर मेरी माँ का ताल्लुक किससे है।
इस मकसद के लिए मुझे एक शख्स का साथ दरकार था। मैंने पहले अपने दोस्त के मुतालिक सोचा। एक दिन मैंने उसे कॉलेज के ग्राउंड में देखकर उससे बात करने की कोशिश की और उसे कहा कि मुझे उसकी मदद चाहिए, लेकिन उसने संजीदगी से मेरी बात ना सुनी और फिर उसके रवैये में बदलाव देखकर मैंने अकेले ही सच्चाई जानने का फैसला किया। मैंने दिन रात माँ के मामूलात पर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन कोई भी ऐसी अनहोनी बात मुझे नजर नहीं आई और ना ही मैं कुछ जान सकी थी। माँ अपने मामूल के मुताबिक ऑफिस जाती, अपने दोस्तों से मिलती, कारोबारी शख्सियात से मिलती और रात को घर आ जाती। आखिर मैंने दूसरा प्लान तरतीब दिया और एक दिन खुफिया तौर पर मैंने माँ के कमरे का लैंडलाइन फोन और अपने फोन का कनेक्शन एक साथ जोड़ दिया था और रातों को इंतजार करने लगी कि दिन के बाद माँ रात को क्या करती है, क्योंकि अब तक मुझे माँ की तरफ से तशवीश लाहक हो चुकी थी कि माँ किसी से तो मिलती जरूर है। अभी फोन लगाए चंद ही दिन गुजरे थे कि एक रात एक फोन कॉल ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया और मेरे कान खड़े हो गए। उस दिन आधी रात को माँ ने किसी अजनबी आदमी से फोन पर बात की। दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी से पता चलता था कि तवील अरसे से आशनाई है। बात करते हुए माँ ने उस शख्स को अगली रात मिलने का कहा, जिस पर वो अजनबी शख्स मान गया। मुझे मेरे सवाल का आधा जवाब मिल चुका था, यानी हकीकतन मेरी माँ की जिंदगी में कोई दूसरा शख्स शामिल हो चुका था, लेकिन आधा सच जानना अभी बाकी था। इसीलिए अगले दिन मैं माँ की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में छुप गई। रात देर से जब माँ घर वापस आकर अपने कमरे में आई तो मैं सांस रोके पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। दिल ही दिल में मुझे डर था कि अगर माँ ने इस वक्त मुझे यहाँ देख लिया तो सारी जिंदगी में कभी भी सच का पता ना लगा सकूंगी। लेकिन शायद किस्मत मुझ पर बहुत ही मेहरबान थी आज और मुझे हकीकत का चेहरा दिखाना चाहती थी, इसलिए सब कुछ मामूल के मुताबिक ठीक चल रहा था। और आधी रात के वक्त माँ ने उसी अजनबी शख्स को फोन करके कमरे में आने का अंदिया दिया। वो शख्स यकीनन घर के पिछले रास्ते से दबे पांव अंदर आया था, इसीलिए मुलाजिमीन को कानों कान खबर ना हुई और सीधा माँ के कमरे की जानिब चला आया। मैं पर्दे के पीछे छुपी ये सब देख रही थी और आने वाले शख्स को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीनों आसमान मेरी नजरों के सामने घूम गए जब मैंने देखा कि वो शख्स तो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरा बाप तो मर चुका था और उसे मेरी नजरों के सामने ही दफनाया गया था। किसी भी इंसान को अपने ही घर में छुपने की क्या जरूरत हो सकती थी। ये जरूर कोई और शख्स है जिसकी शक्ल मेरे बाप से मुशाबहत रखती है। ये सोचते ही मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ और मेरी याददाश्त ने फौरन काम किया कि ये शख्स तो वही है जिसकी तस्वीर मैंने अपने दोस्त के घर देखी थी, लेकिन उसे भी मरा हुआ बताया गया था। तो फिर ये जिंदा कैसे है? क्या ये अपने बीवी बेटे से झूठ बोल रहा था या उन दोनों ने मुझसे गलत बयानी की थी? उसका मेरी माँ से नाजायज ताल्लुक है या फिर दोनों के दरमियान निकाह का रिश्ता मौजूद था? लेकिन इन सब सवालात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी माँ की उस शख्स से ज्यादा कुछ खास बात ना हुई थी। इस मुलाकात का मकसद सिर्फ मिलना था। यह भी अच्छा था कि वो शख्स ज्यादा देर वहां मौजूद नहीं रहा, जैसे आया था वैसे ही खुफिया तरीके से चला गया। उसके जाते ही मेरी माँ भी कमरे से बाहर निकल गई और इस दौरान मुझे मौका मिल गया। मैं भी दबे पांव अपने कमरे में आ गई और सारी रात जागकर ये सोचने में गुजार दी कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सबसे पहले अपने दोस्त के दिल में आई इस बदगुमानी को दूर करना था और उसे उसके बाप की हकीकत से आगाह करना था। लेकिन उससे भी पहले मुझे ये बच्चा अपनी माँ को वापस करना था, जो शायद उसकी नाजायज ही औलाद थी। अगले दिन मैंने सबसे पहला काम यही किया। बच्चा लाकर माँ के पास रख दिया कि अब मैं इसे मजीद नहीं संभाल सकती, क्योंकि दुनिया मुझसे इसके बारे में पूछती है और अजीब अजीब सवाल करती है। आपने भी मुझे नहीं बताया कि ये कौन है और किसका बच्चा है। मुझसे सच्चाई छुपाने का क्या मकसद है? जिस पर पहले तो माँ ने एक मर्तबा फिर मेरी मिन्नतें तरले किए कि मैं बगैर कुछ पूछे बच्चे को अपनाए रखूं, लेकिन जब उनसे काम ना बना तो मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दिया, जिसे मैंने फौरन मान लिया और कदम बाहर की तरफ बढ़ाने को थी कि फिर से मेरी माँ का लहजा कुछ ढीला पड़ गया और बिल आखिर उसने मुझे बता ही दिया कि ये बच्चा मेरा भाई है और माँ ने खुफिया तौर पर शादी कर ली है और वो बच्चे की पैदाइश के लिए ही मुल्क से बाहर गई हुई थी। ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहती। माँ के मुंह से शादी का सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि कैसे मेरी माँ ने मेरे बाप की जगह किसी और शख्स को दे दी और फिर इतनी पुरसकून नजर आती थी। और वो शख्स अब भी मेरे दिमाग के खानों में घूम रहा था, जिसका चेहरा मेरे बाप जैसा था। शायद उसका मेरे बाप से कोई गहरा ताल्लुक हो। मेरी सोच को एक नई राह मिल चुकी थी।
इस सच का पता तो अब मुझे खुद ही चलाना था। मैंने उसी दिन एक मर्तबा फिर कॉलेज जाकर अपने दोस्त से बात करने की कोशिश की और उसे बताया कि वो सिर्फ एक बच्चे को मसला बनाकर हमारे दरमियान बेहतरीन दोस्ती का रिश्ता खत्म ना करे। मैं बहुत जल्द उस बच्चे को यहाँ से दूर भेज दूंगी। उसके दिल में भी मेरे लिए नरम जज्बात थे, इसीलिए कुछ तवक्कुफ के बाद वो मान गया और पहले की तरह हम दोनों दोबारा से एक साथ खुशी से रहने लगे। एक दिन माँ की मौजूदगी में मैंने अपने दोस्त को फोन करके कहा कि मैं उसे अपनी माँ से मिलवाना चाहती हूँ, इसीलिए वो जल्दी से घर आ जाए। मेरे कहने पर वो थोड़ी देर बाद ही आ चुका था और मेरे मंसूबे के मुताबिक जब मैंने उसे अपनी माँ से मिलवाया तो मेरी माँ के चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा जाता था। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक माँ उस लड़के को देखकर घबरा गई थी और ज्यादा दिलजमी से ना मिली थी। कुछ ही देर बाद वो वहां से हटकर अंदर चली गई। मेरे दोस्त के जाने के बाद माँ ने घर में तूफान खड़ा कर दिया और मुझ पर पाबंदी लगा दी कि आइंदा मैं उससे ना मिलूं। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया कि जैसे मैं आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती वैसे ही आप भी मुझे अकेला छोड़ दें, क्योंकि अब मैं बच्ची नहीं रही थी। जिसके जवाब में माँ ने कहा कि अब से मेरा कॉलेज जाना और घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा ताकि आइंदा मैं बैरूनी दुनिया में किसी से भी ना मिलूं। न जाने वो मुझे कैद करके कौन सा सच छुपाना चाहती थी। मुलाजिमीन को मुझ पर कड़ी नजर रखने का हुक्म देकर एक दिन जब वो कहीं बाहर गई तो मैं भी घर के मुलाजिमों को झांसा देकर भाग निकलने में कामयाब हो गई। मैं सीधा अपने दोस्त के घर गई और उससे कहा कि मुझे उससे जरूरी बात करनी है। मैंने उसकी माँ से पूछा कि वो कैसे जानती है कि उसका शौहर मर चुका है। उस औरत ने मुझे बताया कि 1.5 साल पहले उसका शौहर अचानक गुम हो गया था और फिर वापस पलट कर ना आया, जिससे उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि वो मर चुका है। मेरे लिए ये बात हैरान कुन थी कि दोनों माँ बेटे ने बिना तस्दीक के ही एक जिंदा शख्स को मुर्दा तस्वुर कर लिया था। बहरहाल मैंने उन दोनों माँ बेटे के सर पर यह बताकर बम फोड़ दिया कि मेरे दोस्त का बाप जिंदा है और वो मरा नहीं है। दोनों मुझे समझाते हुए इस बात का सबूत मांगने लगे, जिसके लिए मैंने उनसे कुछ वक्त मांगा और घर वापस आ गई। अगले दिन मैंने अपनी माँ से माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद मैं कभी उस लड़के से नहीं मिलूंगी और मुझे मेरी पढ़ाई जारी रखनी है। माँ को मना लेने के बाद मुझे घर से बाहर निकलने की आजादी मिल गई थी। इस सारे अरसे में खुफिया तौर पर मैंने एक मर्तबा फिर अपनी माँ पर नजर रखी। एक दिन जब वही शख्स मेरी माँ का दूसरा शौहर जब दोबारा उससे मिलने आया तो मैंने वापसी पर उसका पीछा किया। वो शख्स इसी शहर के आलीशान बंगले में तन्हा रहता था और कभी कभी मेरी माँ से मिलता था। मुझे अपने दोस्त को बताने के लिए सबूत मिल चुका था, इसीलिए मैंने उसे इस जगह का पता दे दिया और कहा कि वो अपनी माँ के साथ जाकर अपनी आंखों से देख ले। वो शख्स उसका बाप ही है। उसी शाम जब मेरी माँ घर वापस आई तो उसकी हालत किसी नफ्सियाती मरीज से कम ना थी। मेरी माँ ने चीख चीख कर घर के दरो दीवार हिला कर रख दिए थे और मुझ पर बरस पड़ी थी। घर के तमाम मुलाजिमीन भी डरकर अपनी अपनी राह हो लिए थे। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं कब से यह हकीकत जानती हूँ, तो मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि अब मैं मजीद उसका खेल नहीं चलने दूंगी। उस दिन मैंने अपनी माँ का जो रूप देखा और जो हकीकत उसने मुझे बताई, उसने मुझे आज तक हैरान कर रखा है। मेरी माँ की जुबानी पता चलने वाली कहानी का खुलासा मैं यहाँ लिख रही हूँ। मेरा बाप और उसका भाई जुड़वा थे, जिनके नाम बिलतरतीब आफाक और आफताब थे। मेरा बाप बचपन से ही गैर मामूली जहानत का मालिक था, इसलिए जल्द ही तरक्की करके खूब दौलत इकट्ठी कर ली। लेकिन मेरी माँ को हमेशा से ही मेरे बाप का भाई आफाक पसंद था, मगर मेरे नाना जान ने दौलत की खातिर उनकी शादी जबरदस्ती आफताब से कर दी। शादी के बाद भी मेरी माँ आफाक को भूल ना पाई और उससे मिलना तर्क ना किया। मेरी माँ की बेवफाई के सदमे ने मेरे बाप के दिल पर असर किया और उसने सारी जिंदगी अजियत में गुजारी। मुआशरे का ये खौफ मेरे बाप को खा गया कि उनकी बीवी उन्हीं के सगे भाई के साथ रवाबित बढ़ाए हुए है। इसी दौरान आफाक की शादी किसी और औरत से कर दी गई और माँ से राब्ता मुनक़ता हो गया। जब मेरे बाप के मरने पर एक मर्तबा फिर दोनों के दरमियान राब्ता बहाल हुआ तो माँ ने आफाक को शादी करने पर जोर दिया। आफाक भी जानता था कि मेरी माँ के पास दौलत की कमी नहीं और मेहरबान तो वो पहले ही उस पर बहुत है, इसीलिए उसने मेरी माँ से राहो रस्म बढ़ा ली। लेकिन मेरी माँ को अपनी मोहब्बत मुकम्मल तौर पर हासिल करनी थी, इसीलिए उसने आफाक की मौत का एक प्लान बनाया और दुनिया की नजरों में उसे मुर्दा साबित करके खुद दोनों ने शादी कर ली। मेरी माँ ने एक औरत होते हुए भी इतना बड़ा जुल्म किया और सिर्फ अपनी मोहब्बत की खातिर एक औरत और उसके बच्चे को दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया।
जबकि आफाक भी इस गुनाह में बराबर का शरीक था, लेकिन उसने अपने गुनाह का कुछ न कुछ कुफारा अदा कर दिया था। उसके बाद जब मेरी माँ हामला हुई तो आफाक के हमरा मुल्क से बाहर चली गई और वापस आकर अपना बच्चा मेरे हवाले कर दिया। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक मुशाबिहत रखने वाली तस्वीर के पीछे इतनी बड़ी कहानी छुपी हुई होगी। उस दिन के बाद आफाक पलटकर मेरी माँ के पास ना आया। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने माँ को तलाक के कागज भेज दिए, जिन्हें देखकर मेरी माँ पागल हो गई और उसे अपना कोई होश ही न रहा। वो अपनी तबाही का जिम्मेदार मुझे ठहराती थी। मैंने अपने सौतेले भाई को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जहां वो इन सब से दूर रहकर परवरिश पा रहा था। कुछ अरसे बाद जब मैं अपने दोस्त से दोबारा मिली तो उसने मुझे शादी का पैगाम भेजा, जिसे मैंने ठुकरा दिया, क्योंकि जब तक मेरी माँ जिंदा रहकर अपने किए की सजा काट रही थी, मैं उसकी सजा में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती थी। अगर बचपन में ही मुझे मेरे सगे रिश्तों से रोशनास करवाया जाता तो हालात आज यकसर मुख्तलिफ होते।